नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 60 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये जो पेपर आने वाला है सीटेट का उससे सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहले हम लोग हिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट में कहा गया हिस्ट्री इज़ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री किसकी स्टडी होती है, फ्यूचर इवेंट्स की नहीं होती, पास्ट इवेंट्स की स्टडी हिस्ट्री में देखते हैं हम लोग, जो चीज़ पहले हो चुकी है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन, अब देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो किस पे लिखी जाती थी, तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है कभी स्टोन पे नहीं लिखी गई, मेनली जो पाम लीव्स है बाग पे है, इस पे लिखा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द अर्लीस्ट पीपल लिव्ड मेनली बाय, देखिए जो पहले के लोग थे वो मेनली जो उनकी लाइफ स्टाइल होती थी, कैसे वो लोग रहते थे, किस चीज़ पे डिपेंडेंट थे, ये बताना है। तो हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच टूल वॉज यूज बाय अर्ली ह्यूमन, तो अर्ली ह्यूमन जो हैं जो टूल यूज़ करते थे वो कौन सा टूल था, तो आयरन प्लो नहीं यूज़ करते थे, मेनली स्टोन टूल कहते थे, और इसीलिए इस एज को अगर आप देखेंगे तो स्टोन एज भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे द फर्स्ट फार्मर सेटल्ड नियर, तो जो पहली बार फार्मर्स जो थे, किसान जो थे, सेटलमेंट जो हुआ वो किसके पास में हुआ, तो वो रिवर्स के पास में हुआ, क्योंकि रिवर्स के पास पानी का सोर्स अच्छा रहता था, तो वहाँ पे जीना आसान रहता था। ठीक है। विच क्रॉप वॉज ग्रोन फर्स्ट बाय अर्ली फार्मर्स, तो जो शुरुआत में जो फार्मर्स थे उन्होंने जो पहली बार क्रॉप ग्रो करी वो कौन सी क्रॉप ग्रो करी, ये पूछा गया है, तो वीट सबसे पहले ग्रो करी गई थी। ठीक है, तो अर्ली फार्मर्स ने जो पहले क्रॉप ग्रो करी है वो कौन सी है, वीट है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो राइस भी देखने को मिलती है बहुत, मतलब अगर ये हड़प्पा काल में देखा जाए तो राइस देखने को मिलती है, लेकिन फ़िलहाल इसमें वीट ऑप्शन सही होगा, मतलब ये बहुत पहले की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर फेमस फॉर, हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो है ये किसके लिए फेमस है, तो जहाँ पर प्लांट सिटीज़ देखने को मिली थी, अर्बनाइजेशन देखने को मिला था, तो अच्छी खासी सिटीज़ थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, ठीक है, क्रॉस रोड्स थी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। द ग्रेट बाथ इज़ फाउंड एट, अभी देखिए ग्रेट बाथ जो है कहाँ पाया गया है, तो ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, अर्ली स्टेट्स वर रूल्ड बाय, देखिए जो अर्ली स्टेट्स थे उनको रूल कौन करता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो राजा लोग थे वो स्टेट्स को बड़े बड़े रूल करते थे, जैसे महाजनपद काल में आप देखेंगे तो किंग्स हुआ करते थे उस समय। बुद्धिज़्म वॉज फाउंडेड बाय, तो बुद्धिज़्म की स्थापना किसने करी, ये आपको बताना है, तो गौतम बुद्ध ने स्थापना करी थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो पहला जो एम्पायर है भारत में वो किसने इस्टेब्लिश किया था, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो पहला जो एम्पायर है चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश किया था। आगे बढ़ते हैं, अशोका अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ, तो अशोक ने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। और अगर आपसे पूछा जाए किस वॉर के बाद अडॉप्ट किया था, तो कलिंग वॉर के बाद अडॉप्ट किया था। ट्रेड विद डिस्टेंट लैंड टुक प्लेस थ्रू, देखिए जो डिस्टेंट लैंड है उससे जो ट्रेड होता है वो कैसे हो पाता है, तो लैंड और सी रूट्स के थ्रू हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, द गुप्ता पीरियड इज़ नोन फॉर, अब गुप्ता पीरियड किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, इसको गोल्डन एज कहा जाता है। तो उस समय अगर देखेंगे तो कल्चरल साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इसीलिए गुप्ता एज को गोल्डन एज भी कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आप लोग ने, तो ये सब उन्हीं के टाइम पे थे, आर्यभट्ट हो गए, वराह मिहिर हो गए, कालिदास हो गए, उसी टाइम पे थे सब। दिल्ली सल्तनत रूलर्स वर कॉल्ड, तो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे इनको क्या कहा जाता था, पूछा गया है, इनको सुल्तान्स कहा जाता था, तो सी ऑप्शन इसीलिए सही है। आगे बढ़ते हैं, 16 कुतुब मीनार वॉज बिल्ट टू, अब देखिए कुतुब मीनार जो है कि मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, और बख्तियार काकी जो थे उसकी याद में बनाया गया था, तो स्टोर ग्रेन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यहाँ पर सेलिब्रेट विक्ट्री जो है इसको हम लोग सही कह सकते हैं, तो विक्ट्री को मेनली सेलिब्रेट करने के लिए इसको बनाया गया था। द मुगल एम्परर वॉज फाउंडेड बाय, तो मुगल एम्परर जो है मुगल एम्पायर जो है उसको किसने फाउंड किया था, तो पहला रूलर कौन था, बाबर था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18th क्वेश्चन पे आएंगे, ब्रिटिश पावर इन इंडिया बिगेन विद, तो ब्रिटिश पावर जो इंडिया में तेज़ी से स्टार्ट हुई वो किसके बाद स्टार्ट हुई थी, तो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ प्लासी है, इन्हीं दोनों में ही ऑप्शन में कन्फ्यूज़न रहेगा, तो फिलहाल आप बैटल ऑफ प्लासी लगाइएगा, क्योंकि प्लासी के बाद बहुत ज़्यादा पावर्स
मतलब आ गई थी इन लोग पास। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पावर आई है बक्सर में, लेकिन शुरुआत हो गई थी पावर की कहाँ पर, बैटल ऑफ प्लासी से। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन, तो ये सबको पता होना चाहिए, 1947 में इंडिपेंडेंट हुई। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इंडिया रिपब्लिक कब हुई, तो 1950 में इंडिया रिपब्लिक हुई है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखते हैं। ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ, तो ज्योग्राफी जो है किसकी स्टडी होती है? अर्थ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की स्टडी होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्थ इज़ द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो सबसे पहले सन अगर देख लिया जाए तो सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, तो 30 नंबर का प्लैनेट है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। अ ग्लोब इज़ अ डैश, ग्लोब क्या होता है पूछा गया इसमें, तो मॉडल है अर्थ का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24th क्वेश्चन, एयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड, देखिए हमारे आसपास जो एयर देखते हैं अर्थ के अराउंड, इसको क्या कहते हैं? इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर जो है वाटर से रिलेटेड है, लिथोस्फेयर रॉक से रिलेटेड है, बायोस्फेयर पूरे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो भी बायोडाइवर्सिटी है उन सबसे रिलेटेड है। मतलब तीनों चीज़ें अगर कंबाइन कर दी जाए, लैंड भी, एयर भी, वाटर भी, तो पूरा एक बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है। अब देखिए 25th क्वेश्चन में क्या कहा गया, वाटर ऑन अर्थ एग्जिस्ट इन, तो वाटर जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अर्थ में, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पूछा गया है, तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है केवल, केवल गलत है, तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑल द थ्री स्टेट्स, क्योंकि आपको पता होगा सॉलिड फॉर्म में वो पोलर आइस की तरह एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में वाटर की तरह एग्जिस्ट करता है, और एयर में वाटर वेपर होता है तो वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सेटलमेंट डेवलप नियर रिवर बिकॉज, देखिए सेटलमेंट जो थी वो रिवर के आसपास डेवलप हुई। क्यों रिवर के आसपास डेवलप हुई? क्योंकि वहाँ पर आपको वाटर मिल जाता, फर्टाइल लैंड मिल जाता, तो वहाँ पर खेती वेती करना आसान था, जीवन जीना आसान था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। रोड्स, रेलवेज एंड एयरवेज आर मीन्स ऑफ, तो देखिए रोड की बात करी गई, रेलवे की बात करी गई, एयरवेज की बात करी गई है, ये मीन्स ऑफ क्या है? तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं सब, तो यहाँ पर 27 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28th क्वेश्चन पे आते हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड आर कॉल्ड, तो जिन रिसोर्सेज को रिन्यू किया जा सकता है उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। एग्रीकल्चर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इंक्लूड, अब ह्यूमन मेड रिसोर्स इनमें से कौन सा है? तो बिल्डिंग जो है वो ह्यूमन ने बनाई है। ठीक है, तो बाकी सॉयल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, ये मैन मेड रिसोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो इसमें फ़िलहाल सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। डाइवर्सिटी मीन्स, देखिए डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ये पूछा गया आपसे, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस अमंग पीपल, तो लोगों में डिफरेंसेस जो होते हैं वो बेसिस हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, तो अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो वही क्या डाइवर्सिटी है। गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू, अब गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत होती है, क्यों नीडेड होती है गवर्नमेंट, ये यहाँ पर आपको बताना है, तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यही बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। पंचायती राज वर्क्स एट, देखिए पंचायत जो होती हैं वो कौन से लेवल पे वर्क करती हैं, तो ये लोकल लेवल पे, विलेज स्तर पे ही वर्क करती हैं। आगे बढ़ते हैं। पीपल अर्न देयर लिविंग बाय, पीपल जो हैं वो अपनी लिविंग को कैसे अर्न करते हैं, तो फार्मिंग ओनली, केवल फार्मिंग से अर्न करते हैं पूछा गया है, नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स ओनली, बिल्कुल ही गलत, डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी इज़ द सिस्टम वेयर पावर लाइज विद, देखिए डेमोक्रेसी के केस में से इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो जो मेन पावर है वो किस में लाई करती है, तो लोगों में लाई करती है, लोग क्योंकि किसी भी सरकार को वोटिंग के थ्रू हटा सकते हैं। द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का हेड जो है, ठीक है, दो तरीके के हेड होते हैं याद रखिएगा, रियल हेड होता है और एक नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, नॉमिनल मतलब वो देखने में तो हेड लगेगा लेकिन सारी पावर उसके पास नहीं होंगी, नॉमिनल हेड होता है गवर्नर। ठीक है, लेकिन जो रियल हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ये चीफ मिनिस्टर होता है।
तो हम लोग फ़िलहाल यहाँ पर रियल हेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास ही होती है। मीडिया हेल्प अस टू, मीडिया क्या किस तरीके से हम लोग को हेल्प करता है बताना है। इंटरटेनमेंट में नहीं, इन्फॉर्मेशन देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स, देखिए जेंडर इनइक्वालिटी की बात करी गई है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब वुमेन और मेन का जो है वो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन इज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिलीजियस बुक बिल्कुल नहीं है। रूल बुक ऑफ कंट्री होती है, यही सही है इसका। तो रूल बुक होती है कंट्री की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जुडिशरी इंश्योर्स, अब देखिए जुडिशरी का काम क्या होता है। ये मेनली जस्टिस और इक्वालिटी को इंश्योर करता है। लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है। एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। अब आते हैं पार्ट बी, देखते हैं। इसमें कहा गया सोशल साइंस हेल्प स्टूडेंट टू, सोशल साइंस बच्चों को किस तरीके से हेल्प करती है पूछा गया। तो पहला दिया गया मेमोराइज फैक्ट्स, गलत है। अंडरस्टैंड सोसाइटी, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेचर ऑफ सोशल साइंसेज, अब देखिए सोशल साइंस का नेचर कैसा होता है। स्टैटिक, वैल्यू फ्री, डायनेमिक या इमेजनरी, कैसा नेचर होता है सोशल साइंस का? तो ये डायनेमिक नेचर होता है, क्योंकि आपको पता होगा सोसाइटी लगातार चेंज हो रही है। तो कह सकते हैं कि डायनेमिक नेचर है, चेंज होता हुआ नेचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्लासरूम डिस्कशन इन सोशल साइंस प्रमोट्स, अब देखिए क्लासरूम डिस्कशन अगर हो रहा है सोशल साइंस की क्लास में, तो ये क्या प्रमोट करेगा ये बताना है आपको। तो ये मेनली क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। 44th क्वेश्चन कह रहा है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स, अब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, इसका मतलब क्या होता है पूछा गया। तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन करना, एनालिसिस करना किसी भी टॉपिक के बारे में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45th क्वेश्चन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग फोकसेज ऑन, अब देखिए अगर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो रही है तो ये किस पे फोकस करेगी ये बताना है आपको। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, इसमें इस पे फोकस करेगी कि स्टूडेंट जो है पढ़ाई कर रहा है, कोई चीज़ समझ रहा है, तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड्स, अब देखिए प्राइमरी सोर्सेज जो हैं इनमें क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो है वो केवल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज आर, अब सेकेंडरी सोर्सेज जो हो सकते हैं ये क्या हो सकते हैं। तो ये मेनली टेक्स्ट बुक जो है ये सेकेंडरी सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे किसी ने कोई किताब लिखी है तो उसको सेकेंडरी सोर्स के केस में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी सोर्स हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही होता है। प्रोजेक्ट वर्क हेल्प लर्नर्स टू, देखिए प्रोजेक्ट वर्क से लर्नर्स को किस तरीके से हेल्प मिलती है। तो डेवलप रिसर्च स्किल्स डेवलप हो पाती है बच्चों में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टीचिंग सोशल साइंस इज़, सोशल साइंस को पढ़ाने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखी आती है वो क्या देखी जाती है? लैक ऑफ फैक्ट्स नहीं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, टीचिंग एड्स इन सोशल साइंस शुड बी, अब देखिए जो टीचिंग एड्स होने चाहिए सोशल साइंस की क्लास में, टीचर को क्या लेके जाने, कैसे लेके जाने चाहिए, वो रेलिवेंट होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैप हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, अब देखिए मैप जो है वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, क्या चीज़ समझने में हेल्प करेगा? स्पेस को समझने में मेनली वो हेल्प करता है, कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें समझने में हेल्प करता है मैप। ठीक है। इवैल्यूएशन शुड फोकस ऑन, अब जब इवैल्यूएशन हो रहा है, कॉपी वॉपी चेकिंग हो रही है, एग्ज़ाम कॉपी ऐसे करके, तो या कोई भी किसी तरीके का इवैल्यूएशन हो रहा है, तो ये किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? मतलब टेस्ट भी अगर आप बना रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पे फोकस करना चाहिए। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हेल्प्स टीचर टू, देखिए अगर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हो रहा है तो ये टीचर को किस तरीके से हेल्प करता है ये बताना है। तो ये लर्निंग प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करता है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। ग्रुप एक्टिविटीज़ प्रमोट, अब ग्रुप एक्टिविटीज़ जो हैं ये क्या प्रमोट करेंगी ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो ये कोऑपरेशन और सोशल स्किल्स को प्रमोट करेंगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 55th क्वेश्चन कह रहा है एम्पेरिकल एविडेंस इज़ बेस्ड ऑन, अब एम्पेरिकल एविडेंस जो है ये किस पे बेस्ड होता है? तो ये ऑब्जर्वेशन और डेटा पे बेस्ड होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रोल प्ले इज़ यूज़फुल टू टीच, अब देखिए रोल प्ले, जैसे मान लीजिए आप गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका गांधी जी से रिलेटेड एक प्ले करा दिया जिसमें कोई गांधी जी बना हुआ है या कोई स्टूडेंट गांधी जी बना हुआ है, तो इससे क्या होगा? मतलब इस तरीके की अगर टीचिंग होती है
तो इससे क्या देखने को मिलता है, तो इससे पॉलिटिकल प्रोसेसेस यूज टू टीच क्या चीज़ पढ़ाने में मदद करेगा, डेट्स को नहीं पढ़ाने में मदद करेगा, ग्रामर मैप को भी नहीं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को जरूर पढ़ाने में मदद कर सकता है। सोशल साइंस शुड बी लिंक्ड विद, अब देखिए सोशल साइंस को किस चीज़ से लिंक करना चाहिए, तो डेली लाइफ से लिंक करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड सोशल साइंस टीचर शुड बी, अब देखिए कोई भी एक अच्छा सोशल साइंस टीचर है, इसके पास क्या मतलब स्किल्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये न्यूट्रल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये ना हो कि वो किसी एक पार्टी की फेवर में और किसी पार्टी के अपोजिशन में हो, वो दोनों पार्टी की अच्छी और बुरी दोनों ही बातें करे, मतलब वो न्यूट्रल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिमीडियल टीचिंग इज़ मेंट फॉर, अब रिमीडियल टीचिंग जो होती है ये क्यों होती है, मेनली जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो थोड़े से वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए होती है। एसेसमेंट शुड बी, एसेसमेंट जो होता है वो कैसा होना चाहिए, तो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब उस लर्नर को सेंटर में रख के एसेसमेंट को क्रिएट करना चाहिए। लेकिन क्या देखा जाता है, वो टीचर सेंटर्ड देखा जाता है, टीचर अपने आप को ही सेंटर में रख लेता है और उस हिसाब से वो पेपर बनाता है, जबकि ये गलत तरीका है। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हर एक चैप्टर के MCQs जो हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।